नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रविकांत सिंह। रविकांत, स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। भारतीय खिलाड़ियों ने आज टोक्यो सेंटर में अपनी अपनी स्पर्धा के लिए अभ्यास किया। भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया और बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के आज के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है। Who is the only Indian women athlete representing India in Tokyo Olympics in discus throw? सही जवाब है कमलप्रीत कौर। पंजाब की कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कमलप्रीत ने 65.06 मीटर की दूरी तक डिस्कस फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक में जगह सुनिश्चित की। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं कक्षा 5 में पढ़ने वाले भुवनेश्वर ओडिशा के प्रभु आशीष पटनायक। आशीष को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आशीष स्पोर्ट्स स्कैन के कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और अपनी जीत पर उन्होंने कहा, I am very happy to win All India Radio Olympic Quiz Contest. Inspired by my father, I have been listening AIR News every day since class 3. I gain a lot of knowledge from it. I am thankful to All India Radio News. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आशीष ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और विशेषकर दूती चंद को शुभकामनाएं दी हैं। My best wishes to Indian athletes. I wish they win medals for India and make India proud. From Odisha, there are some players in men's and women's hockey team. Women's sprinter Duti Chand is also from my state, Odisha. I wish her all the best. Duti दीदी मेडल जीती के आशीर्वाद। जय हिंद। रविकांत बहुत छोटी उम्र 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया और जिस तरह से हमसे बातचीत की, ये दिखा रहा है ओलंपिक का उत्साह जो है बढ़ चढ़कर है देशवासियों में। इसमें कोई शक नहीं कि ओलंपिक 4 सालों में एक बार आता है तो जाहिर है कि पूरे देश में सभी को बहुत ज्यादा उत्साहित किया करता है ये खेल, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग खेल देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अलग अलग खेल देखने को मिलते हैं और हर जगह आप भारतीय जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर खास ध्यान देते हैं, तो जाहिर है कि आपका जिसे कहते हैं ना कि एक पूरी तरह से लगाव बना रहता है। और 4 साल बाद इंतजार रहता है खिलाड़ियों के। हालांकि अब 5 साल हो गए हैं और इसके बाद शायद कुछ खिलाड़ी दोबारा पार्टिसिपेट न कर पाएं और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे कि जो अपना सर्वस्व जो है इस बार लगाएंगे और यही सब दिखा रहा है भारतीय खेल प्रेमियों में। और क्विज में जिस तरह से हमारे पास जैसे ही हम प्रश्न पूछते हैं सैकड़ों की संख्या में हमारे पास जवाब आने शुरू हो जाते हैं। जाहिर है कि लोकप्रियता काफी दिख रही है और ओलंपिक के लिए जो पिछले 1 साल का जो इंतजार रहा है उसके कारण भी और ज्यादा कौतूहल जिसे कहते हैं बढ़ गया है लोगों में, तो उत्साह बहुत ज्यादा है और उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी मेडल भी जीत कर लाएंगे। जी, और रविकांत अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, भारत ने ओलंपिक में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, भारत ने ओलंपिक में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था। इन विच ईयर इंडिया लास्ट वन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको यह भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें।
आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले शिवपाल सिंह की। ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 सदस्यीय टीम के शिवपाल सिंह को भाला फेंकने की कला अपने परिवार से ही मिली है। चंदौली जिले के धानापुर ब्लॉक के हिंगूतरगढ़ के रहने वाले शिवपाल सिंह के पिता रामाश्रय सिंह भी भाला फेंक खिलाड़ी थे। वहीं शिवपाल के चाचा जगमोहन सिंह नेवी में जेवलिन थ्रो के कोच हैं और शिवपाल को प्रशिक्षण देने और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करवाने में उनका विशेष योगदान रहा है। शिवपाल सिंह के नाम अनेकों पदक हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ACNW प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं 60वीं नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक भी जीता है। इस प्रतियोगिता में शिवपाल ने 77.31 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 8वां स्थान हासिल किया और दोहा में 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.23 मीटर हासिल किया। इस बार भाला फेंक प्रतियोगिता में शिवपाल सिंह से सभी भारतीयों को पदक की उम्मीदें हैं। ओलंपिक में पदक जीतने की आशा पर शिवपाल कहते हैं, I am happy that I qualified for Olympics, but still training very hard. My aim is now to get a medal for India in Olympics and make the country proud. टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में शिवपाल सिंह अपने साथियों नीरज चोपड़ा और अनु रानी के साथ भारतीयों के लिए पदकों की उम्मीद है और पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। रविकांत तिकड़ी जिसे कहते हैं, और ये तीनों के तीनों जो हैं जिस तरह से भाला फेंक प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और जो इनके रिकॉर्ड कहते हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं पदक के नजदीक हैं। पदक के काफी नजदीक हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नीरज चोपड़ा और शिवपाल में अच्छी एक होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलेगा। फिलहाल नीरज चोपड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। उसका कारण है कि फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं और एक्सपीरियंस भी उनके पास ज्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कहा है कि वो 90 मीटर क्रॉस करने की उम्मीद लगा रहे हैं नीरज चोपड़ा। अगर 90 क्रॉस करते हैं तो पदक तो तय है। तो इस कारण से भाला फेंक एक ऐसा इवेंट बन गया है जिससे कि शायद भारत को पहली बार ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में पहला पदक मिले। नीरज चोपड़ा, शिवपाल यादव और अनु रानी की वजह से भाला फेंक अभी ग्लैमरस जिसे कहते हैं एक स्पर्धा भारतीयों के लिए तो फिलहाल बन चुकी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और फील्ड इवेंट्स अमूमन इतना ग्लैमरस नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनकी कवरेज भी थोड़ी सी इसे कहते हैं कि डाउन साइड पे होती है। ट्रैक पर ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हो तो जाहिर है कि भारतीय दर्शकों का पूरा ध्यान रहेगा भाला फेंक की ओर। और जिस समय ये प्रतियोगिता चल रही होगी उस समय ट्रैक पर कुछ भी हो रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप बेशक 100 मीटर की दौड़ करा लें, ध्यान सबका रहेगा भाला फेंक पर। रविकांत, जब मन की बात की कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से चर्चा की है, शिवपाल की भी करी है और नीरज चोपड़ा के साथ भी बात की। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह का प्रोत्साहन इन्हें हर देशवासी से मिल रहा है, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सबसे जिस तरह का प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मिल रहा है उससे उम्मीदें काफी ज्यादा जगी हैं। और यही उम्मीद है कि जो खिलाड़ी हैं वो हमें निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। जी रविकांत, अगर हम शिवपाल की बात करें तो वो भी 86 के आसपास उन्होंने भी भाला अपना फेंका है, यानी करीब 4 मीटर का डिफरेंस तो हम मान के चलते हैं कि कम से कम 2 पदक हम ला सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि कम से कम 2 पदक आए, लेकिन 86 शायद आपको पदक ना दिलवा पाए, आपको 90 के आसपास। तो वो जो दूरी है, वो जो 3-4 मीटर का फासला कह रहे हैं, वहां पे कई खिलाड़ी वहां पे आपको दिखेंगे क्योंकि जो कंपटीशन होता है उसमें सभी जितने प्रतियोगी होते हैं 16 या 22 सभी भाग लेते हैं। और उसके बाद 3 थ्रो के बाद जो टॉप 8 हैं उन्हें 3 थ्रो और मिलते हैं। तो पहला एम रहता है कि आप टॉप 8 में जाएं और उसके बाद फिर जो बाकी अगले 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं उसमें अपना बेस्ट करके दिखाएं। अब बिरले ही ऐसे मिलते हैं खिलाड़ी जैन जेलेज़नी जैसे, जो कि आके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने 94-95 मीटर फेंक दिया और उसके बाद बाकी अटेम्प्ट्स की जरूरत ही नहीं है। नीरज चोपड़ा को और शिवपाल को किन खिलाड़ियों से टक्कर मिलने की उम्मीद है? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, फॉर्म चल रहे हैं, यूरोप में आउटडोर सीजन नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस सीजन में अभी तक जो परफॉर्मेंसेज रहे हैं वो 80 से 85 के बीच में ही रहे हैं। इसी कारण से नीरज चोपड़ा प्रबल दावेदारों में से माने जा रहे हैं क्योंकि नीरज चोपड़ा ने यूरोप में भी भाग लिया और 3 जगह पे
पुर्तगाल में 2 इवेंट और 1 इवेंट स्पेन में, सब में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये दिखा रहा है कि नीरज चोपड़ा बहुत प्रबल दावेदार बन गए हैं स्वर्ण पदक के, और सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर लगी हुई हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा खिलाड़ियों को इस लेवल तक पहुंचाने में? बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हर तरह का सपोर्ट आपको उन्हें देना है। फाइनेंशियल, जिस तरह से आप मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, या ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो बुक की जाती हैं, आपको बाहर देश से बाहर ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए आपको जो एंटर करना है कॉम्पिटिशंस में, उसमें भी एससीआई के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका इमीडिएटली आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो आपके परफॉर्मेंसेस के अलावा जो एक नेशनल पुश रहता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सक्रिय भूमिका का। रवि, अक्सर हम सुना करते हैं, या इस बार भी आ रहा था मीडिया की खबरों में, एक बहुत बड़ा दल जा रहा है, एक बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जा रखे हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये भी तो हमें देखना है। नहीं, बिल्कुल क्वालिफाई किया है, इसमें कोई जैसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई फ्री टिकट नहीं मिलता आपको जी। और सभी खिलाड़ी, चाहे आप रेस वॉकिंग में ले लें, चाहे आप ट्रैक एंड फील्ड में लें, या किसी भी खेल में, विमेन्स हॉकी टीम सिर्फ दूसरी बार जा रही है, इससे पहले मॉस्को में भाग लिया था। तो ये दिखा रहा है कि जिस तरह से क्वालिफाई करके लोग जा रहे हैं, अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, तो मेहनत करके आपने दुनिया में वो एक रैंकिंग बनाई है। बैडमिंटन में थोड़ी निराशा रही, टूर्नामेंट्स कैंसिल हुए, इस कारण से रैंकिंग्स इंप्रूव नहीं हुई, तो सिर्फ 2 सिंगल्स, एक विमेन सिंगल्स, एक मेन सिंगल्स, साई प्रणीत जा रहे हैं पीवी सिंधु के साथ, और एक डबल्स की जोड़ी आ रही है। तो ये थोड़ी सी निराशा की बात कुछ खेलों में रही है। जी। रविकांत ने बात करी है रेस वॉक की, तो वहीं से हम अपनी स्टोरी को उठाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रखे हैं। 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एथलीट प्रियंका गोस्वामी के पिताजी ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बगैर मेडल के कभी नहीं आई हमारी बेटी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल मेरी बेटी लेकर आएगी और देश का नाम रोशन करेगी, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगी, अपने गांव का नाम रोशन करेगी। हमें ये उम्मीद है अपनी बेटी में। वहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक दल को शुभकामनाएं दी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन शुक्रवार से शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत के लिए ओलंपिक में भागीदारी का ये 100वां साल है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक 2020 में छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु 25 जुलाई को ग्रुप जे से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पहले मैच में सिंधु का सामना इजराइल की केसिया पोलिकार्पोवा से होगा। सिंधु फॉर्म में नजर आ रही है, हालांकि अभी कुछ महीनों से टूर्नामेंट नहीं हुए हैं और कैरोलिना मरीन भी इस बार टूर्नामेंट में नहीं नजर आ रही हैं, तो यहां भी हमें लगता है कि एक पदक पक्का हो सकता है। देखिए, आपको लंदन में ब्रॉन्ज मेडल आया था सायना नेहवाल ने, यहाँ रियो में सिल्वर मेडल लेकर आई थी पीवी सिंधु, तो इस बार तो हम उम्मीद यही करेंगे कि गोल्ड मेडल लेकर आए, क्योंकि जो वर्ल्ड नंबर 1 और ड्रेनिंग ओलंपिक चैंपियन हैं, उनके ना होने से पीवी सिंधु के लिए रास्ते थोड़े से खुल गए हैं। रैंकिंग्स में भले ही वो नीचे आ गई हूं, क्योंकि टूर्नामेंट्स का पिछले 12-14 महीने में कुछ ऐसा उथल पुथल रहा है दुनिया में कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई, क्योंकि टूर्नामेंट्स में आप भाग नहीं ले पाए, यात्रा नहीं कर पाए और बहुत तरह की मुश्किलें रही हैं। तो नंबर 6 की वरीयता कोई बहुत बुरी भी नहीं है, क्योंकि आप जो फॉर्मेट होता है बैडमिंटन का, ग्रुप में 3 खिलाड़ी होंगी, जिसमें से एक जाएंगी अंतिम 16 में। तो नंबर 1 आपको अपने ग्रुप में बनना है, यानी दोनों मैच जीतकर आपको अंतिम 16 में पहुंचना है। उसके बाद फिर आपकी ड्रॉ में किससे सामना होता है, इसके ऊपर निर्भर रहेगा आप कितना आगे जाते हैं। रवि, हालांकि पहला मुकाबला तो आसान सा लगता है और अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो अगले दौर में दुनिया की 12वें नंबर की जो खिलाड़ी हैं ब्लिचफील्ड से उनका सामना हो सकता है। देखिए, कहना बहुत आसान नहीं है कि इस लेवल पे, क्योंकि उस दिन क्या होगा इस पर निर्भर करता है, लेकिन उम्मीद यही है कि पीवी सिंधु आराम से सेमीफाइनल तक तो बिना किसी मुश्किल के पहुंचेंगी। उसके बाद मुकाबले जरा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर खिलाड़ियों में फर्क जो है ना वो बहुत मामूली सा रहता है और उस दिन का फॉर्म फिर मायने रखता है। रवि, यहाँ पे सिंधु की तकनीक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनकी रीच जो है, जहां तक मैंने जितने भी गेम देखे हैं, जब वो फॉरवर्ड में जाती हैं, जब वो नेट के सामने खेलती है तो उतना ज्यादा वो उसको क्लिक नहीं कर पाते, उठा नहीं पाती हैं। बहुत से मैचों में देखिए, उनका नेट प्ले उनका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, ये तो दुनिया जग जाहिर है, लेकिन जो अटैक है उनका, जिस तरह से वो अपने हाइट का इस्तेमाल करती हैं, इसके कारण
बड़े बड़े जो डिफेंसिव प्लेयर हैं वो भी घबराते हैं, क्योंकि उनको जरा सा भी अगर आपने शटल उठा दी, 6 इंच भी नेट से उठ गई तो फिर आपकी खैर नहीं। और यहां पे अटैक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले रियो ओलंपिक से अब तक पीवी सिंधु ने, इसी कारण से वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। तो ये दिखा रहा है कि उनमें जो एक क्षमता है ओलंपिक गोल्ड मेडल की, और जो चाहत है, जो भूख है, वो काफी ज्यादा है। और पुरुष सिंगल्स की बात करें तो बी साई प्रणीत जो है वो ग्रुप डी में है, उनके मुकाबले कैसे रहेंगे? ये बी साई प्रणीत के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें यूरोपियन और एशियन खिलाड़ियों दोनों से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि क्वार्टर फाइनल तक तो जरूर पहुंचेंगे बी साई प्रणीत, और उसके बाद फिर कौन आता है उनके सामने, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे का सफर जारी रहता है या वहीं रुकता है। आज ही टेबल टेनिस टीम में अजंत शरथ कमल और जी साथिया ने भी अभ्यास किया है। तीरंदाजी को लें तो अतनु दास और दीपिका कुमारी की जोड़ी ने भी यूमेनोशिमा पार्क में अपना अभ्यास शुरू कर दिया है। तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं 23 जुलाई की सुबह होंगी। व्यक्तिगत और मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं के लिए क्वालिफिकेशन राउंड के साथ शुरू होंगी। क्वालिफिकेशन राउंड के बारे में थोड़ा देखिए, क्वालिफिकेशन राउंड सिंपल सी बात है, अगर सरल भाषा में बताएं तो उसको सिर्फ आप सीडिंग्स के लिए, जो ड्रॉ में आपकी जगह क्या होगी, तो बेस्ट स्कोर जिसका होगा वो नंबर 1 पर, और जिसका सबसे खराब यानी नंबर 64 पे जो भी खिलाड़ी होगा वो नंबर 1 से भिड़ेगा, जिसका बेस्ट स्कोर। तो अगर वर्ल्ड नंबर 1 ने उस दिन खराब शूट किया तो 64 पे जा सकती हैं। तो वहां पे एक क्वालिफिकेशन राउंड जो है वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ड्रॉ में आपकी पोजीशन क्या होगी। दीपिका के साथ अक्सर देखा गया है कि जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ओलंपिक इसकी बात छोड़ दे, जो अभी इन्होंने विश्व का खिताब जीता है, ओलंपिक टूर्नामेंट में अक्सर देखा गया है कि वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं और तीर जो है सही निशाने पर नहीं लगते। देखिए, ओलंपिक खेल का जो दबाव है वो अलग ही होता है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, और आप सिर्फ एक आर्चरी पर फोकस नहीं कर सकते हैं। अलग अलग खिलाड़ियों से आपको मिलना जुलना, डाइनिंग हॉल में आप अलग खिलाड़ियों से मिलेंगे। इस बार वैसे तो काफी सेग्रीगेशन है, लेकिन फिर भी आपको एक अलग अलग खिलाड़ियों से, अलग अलग खेलों के लोगों से बनाए रखना पड़ता है तालमेल। रवि, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब आप विश्व चैंपियनशिप की बात करते हैं तो आप व्यक्तिगत हो जाते हैं, जब आप ओलंपिक की बात करते हैं तो पूरा देश आपके साथ होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ओलंपिक खेलों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बात क्रिकेट की। कोलंबो में भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच कल कोलंबो में खेला जाएगा। पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। कोलंबो में भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 80 गेंद शेष रहते 263 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के लिए कप्तान शिखर धवन ने नाबाद 66 रन बनाए। अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे ईशान किशन ने 59 रन की पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 262 रन बनाए। चमिका करुणारत्ने ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। भारत के लिए दीपक चहर, यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। ये भारत और श्रीलंका के बीच 160वां एक दिवसीय मैच था। इनमें से टीम इंडिया ने 92वीं बार जीत हासिल की है। इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे शिखर धवन ने 86 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे भी कर लिए। धवन ये कारनामा करने वाले भारत के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं। शिखर धवन ने इस पारी में 23 रन बनाने के साथ ही वनडे क्रिकेट में अपने 6,000 रन भी पूरे कर लिए। वे सबसे तेजी से इस मुकाम तक पहुंचने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 4थे स्थान पर आ गए हैं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। रवि, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, युवा खिलाड़ियों ने बहुत जमकर प्रदर्शन किया है, और जिस तरह से ईशान किशन और पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी की, उससे दिखा रहा है कि भारत का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं टेनिस में बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में बारबोरा ने अपने ही देश की कीटोरिजा मार्टिनकोवा को हराया और अमेरिका की कोको गॉफ ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। कोविड से संक्रमित होने के कारण उन्होंने ये घोषणा की है। और अब चलते चलते एक बार फिर बता दें कि आज का सवाल क्या है क्विज का। भारत ने ओलंपिक में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? आज के संस्करण में बस इतना ही। हमारे साथ थे खेल विशेषज्ञ रविकांत। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।